आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी यानी कि उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए चैप्टर के अगर नाम की बात की जाए तो वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी कि लैंड फॉर्म्स। यहाँ पर भूमि की ही बात हो रही है, लेकिन देखिए भूमि जो है अगर आप उसको देखेंगे, भूमि यानी कि पृथ्वी की जो सतह है जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, स्थल मंडल। तो देखिए स्थल मंडल आप कहीं भी देखेंगे तो आपको वो कहीं भी एक जैसा नहीं दिखाई देगा। कहीं पर आपको वो प्लेन दिखाई देगा, मैदान के रूप में दिखाई देगा, कहीं पर आप देखेंगे कि आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर देखिए जो हमारी स्थल है, भूमि है, इसके कई प्रकार हमें नजर आते हैं। तो ये जितने भी प्रकार हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इनको ही स्थल रूप कहा जाता है। स्थल के क्या है, ये विभिन्न स्वरूप है, यानी कि लैंड फॉर्म्स है। लैंड की ही क्या है, लैंड फॉर्म्स है। तो देखिए टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, उसके बाद इसको शेयर करने का भी काम जरूर करें। तो देखिए अगर टॉपिक की बात करें तो यहां पर नाम क्या है टॉपिक का, स्थल रूप या स्थल स्वरूप, कुछ भी कहें, लैंड फॉर्म्स। तो यहां पर बात हो रही है लैंड की, स्थल की, यानी कि जो भूमि है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो देखिए अगर बात करें, कहीं पर आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से ऊंचे पर्वत मिलेंगे। कहीं आप देखेंगे कहीं पर क्या होगी, पर्वतों की इस प्रकार से, कोई अन्य पर्वत है तो उसकी ये घाटी होगी, इस प्रकार से घाटी है ये। इसी प्रकार से आप और आगे निकलेंगे तो देखिए इस प्रकार से ऊंची भूमि दिखाई देगी। ये देखिए वैसे इसकी सतह जो है वो समतल है, लेकिन इस प्रकार से ये भूमि से ऊंची उठी हुई है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको देखिए पठार कह दिया जाता है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो इस प्रकार से नीची भूमि दिखाई देगी जो कि क्या कहलाती है, इसी को ही मैदान कह दिया जाता है। मैदान हो गया। इसी प्रकार से देखिए जब नदियां पर्वतों से निकलती है, मान लीजिए ये पर्वत है, यहां से कोई नदी निकली तो ये जो नदी है ये भी क्या करेगी, अपने दोनों तरफ इस प्रकार से मैदानों का निर्माण करेगी। ये भी क्या है, ये भी है मैदान। और इसी प्रकार से जब नदियां देखिए बहती हुई क्या करती है, समुद्र के साथ मिलती है। समुद्रों में जब गिरती है तो गिरने से पहले देखिए आपने देखा होगा इस प्रकार से कई छोटी छोटी धाराओं के अंदर बट जाती है। तो ये बटने के बाद इस चीज को क्या बोलते हैं, इनको ही डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा होता है ये। तो डेल्टा का निर्माण नदियां करती है। तो ये जो डेल्टा है ये भी क्या है, एक स्थल रूप है। यहां पर इस प्रकार से देखिए डेल्टा हो गया। और समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर भी क्या है, भूमि के छोटे छोटे हमें टापू या फिर द्वीप दिखाई देते हैं। तो ये जो द्वीप हैं ये भी क्या है, ये भी स्थल स्वरूप का ही एक प्रकार है। इसी प्रकार से देखिए हमारे जो प्रायद्वीप हो गए, प्रायद्वीप यानी कि क्या होते हैं, ऐसी जमीन होती है जो कि तीन तरफ से जल से घिरी हुई हो और उसकी एक तरफ जो है वो पृथ्वी के साथ मिलती हो। जिस प्रकार की देखिए ये मान लीजिए कोई समुद्री किनारा है, इस प्रकार एक पतले से रास्ते से होते हुए क्या है, यहाँ पर एक द्वीप नुमा संरचना है। लेकिन यहाँ पर ये तो देखिए क्या है, मुख्य भूमि है। इसी के साथ ये जो यहाँ पर है ये क्या है, पानी भरा हुआ है, मान लीजिए कोई महासागर है। और यहां पर क्या है, एक द्वीप टाइप में स्ट्रक्चर है। इस चीज को देखिए द्वीप, आइलैंड ना कहकर क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कह दिया जाता है। तो ये जो प्रायद्वीप है ये भी क्या है, इसी लैंड फॉर्म्स का ही एक क्या है, प्रकार है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आप हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की इस तरह की देखिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कहीं भी देखिए जैसे कि आप रेगिस्तान में देखते हैं, आपको क्या मिलता है, इस प्रकार से मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आते हैं। तो ये सब क्या है,
ये क्या है, लैंड फॉर्म्स है। हमारी भूमि की जो सतह है उसके ही क्या है, ये स्थल रूप हैं, इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। तो देखिए अब आप ये चीजें देख रहे हैं भाई, कहीं तो माउंटेन्स है, कहीं प्लेन जगह है, कहीं पर डेल्टा बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, किसी किसी अलग अलग चीजों का यहां पर निर्माण हो रहा है। तो देखिए अगर बात करें ये सब चीजें बनने के पीछे क्या क्या कारण है, ऐसे कौन से कारण हैं जो कि इन लैंड फॉर्म्स को निर्मित करते हैं, इनको बनाते हैं। तो देखिए अगर कारण की अगर यहां पर बात की जाए तो अगर लैंड फॉर्म्स के हम कारण देखें कि क्यों बनते हैं ये लैंड फॉर्म्स, तो देखिए यहां पर दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। एक तो हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर ही मौजूद होता है, तो उसको क्या कह देते हैं, आंतरिक कारण। उसके अलावा जो बाहर के कारण हैं उनकी वजह से अगर कोई लैंड फॉर्म्स या फिर स्थल स्वरूप निर्मित होता है तो उसको क्या कह देते हैं, उसको बाहरी कारण कह देते हैं, बाह्य कारण कह देते हैं। तो देखिए अगर इनके रीजन की बात की जाए कि जो लैंड फॉर्म्स है ये क्यों होते हैं, तो यहां पर देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है। जब हमने टॉपिक पढ़ा था पृथ्वी की गतियां, तो मैंने आपको बताया था कि जो गतियां हैं पृथ्वी की, हमने उस टाइम पे क्या पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट पढ़े थे खाली पृथ्वी के। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि और भी गतियां होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भूगर्भिक गति होती है, भौगोलिक गतियां होती हैं। तो ये भूगर्भिक गति क्या थी, मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की लेयरों से मिलकर बनी होती हैं, और ये जो लेयर होती है ना वो अलग अलग गतियां करती हैं। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, मूवमेंट करती रहती है। देखिए वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन निरंतर जो है मूवमेंट पृथ्वी के अंदर होता रहता है। तो कौन कौन से थे, भूगर्भिक कारण थे और भौगोलिक कारण भी थे। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं हम स्थल स्वरूप बनने के जो कारण हैं उनकी। तो यहां पर देखिए एक तो क्या है, आंतरिक कारण है, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण इसको क्या कह सकते हैं, है यानी कि अंदर पृथ्वी के अंदर जो चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से जो स्थल स्वरूपों का निर्माण हो रहा है। एक तो क्या हो गया, आंतरिक कारण है, और दूसरा क्या है, बाह्य कारण। तो देखिए अगर आंतरिक कारण की बात करें तो हमारी पृथ्वी के अंदर देखिए जो फोर्स काम करता है इसके लिए उसको क्या कह देते हैं, एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक फोर्स। इससे क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स से हमारी पृथ्वी के अंदर आंतरिक जो है वो गति उत्पन्न होती है, और उसी की वजह से क्या होता है, विभिन्न विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। और जो बाह्य कारण रहते हैं इनको क्या कह देते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसकी वजह से जो बाहरी स्वरूप है पृथ्वी के वो निर्मित होते हैं। तो देखिए अगर आंतरिक कारणों की बात करें तो अंदर के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी की गतियों के अंदर। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, लेयर के अंदर बनी हुई है, या कह सकते हैं ये देखिए प्लेटों के ऊपर निर्मित है। जैसे कि कल हमने जो महाद्वीप पढ़े थे, तो ये जो महाद्वीप हैं ये क्या है, विभिन्न प्रकार की प्लेटों के ऊपर स्थित है। देखिए पृथ्वी की जो बाहरी कवरिंग है, पृथ्वी की जो बाहरी कवरिंग है मैंने कल आपको बताया था, तो ये क्या है, जगह जगह से टूटी हुई है, और ये जो टूटी हुई है इसके ऊपर ही क्या है, हमारे महाद्वीप स्थित हैं। तो देखिए महाद्वीपों के बारे में आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये जो महाद्वीप हैं ये क्या है, प्लेटों के ऊपर स्थित हैं, और ये जो प्लेटें हैं वो क्या करती रहती है, निरंतर गति करती रहती है। अब देखिए ये प्लेटें क्या करती हैं, गति करती है, तो इसी का नतीजा क्या है, मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये एक प्लेट हो गई, इसका नाम ए है, ये एक अन्य प्लेट है जिसका कि क्या नाम है, बी प्लेट है। तो ये क्या करते हैं, ये महाद्वीप जो इन प्लेटों के ऊपर स्थित है ये क्या करते हैं, धीरे धीरे गति करते रहते हैं। जब देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रकार से ये दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, बाद में क्या हुआ होता है कि जैसे भाई ये आपस में टकराएगी, तो इसी का नतीजा क्या होता है कि यहां पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है।
तो देखिए ये आंतरिक कारण था, इसीलिए इसको कहां पर लिखा गया है, आंतरिक कारण के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल इससे आंतरिक कारण से एक तो ये हो गया, प्लेट की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, पर्वत का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा देखिए अगर आंतरिक कारणों की बात की जाए तो ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिक जो एक्टिविटीज है, वोल्केनो इरेक्शन है, उसकी वजह से भी क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। एक तो प्लेटों के टकराने की वजह से पर्वतों का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो ज्वालामुखी है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यहां पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये तो क्या हो गई, इस प्रकार से ये आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण की वजह से क्या होगा कि जो हमारी भूमि है देखिए वो कहीं से तो ऊपर उठ जाएगी और कहीं पर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ धंस जाती है। ये इसके क्या है, परिणाम है आंतरिक कारण के। उसके अलावा दूसरी तरफ देखें हम, जो एक्सोजेनेटिक रीजन है जिनकी वजह से कि ये जो संरचनाएं निर्मित होती है, तो यहां पर देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि यहां पर क्या होता है कि एक जो पुरानी चीज है उसका क्या होता है, यहां पर अपर्दन होता है। अपर्दन यानी कि देखिए टूट फूट उसके अंदर होती रहती है। मान लीजिए जैसे कि कोई चट्टान है, तो चट्टान का टुकड़ा है, मान लीजिए ये क्या है, रॉक है, कोई चट्टान है, तो इसी चट्टान के ऊपर क्या है, कुछ बाहरी कारण इसके ऊपर कार्य करते हैं, जिसका कि नतीजा क्या है कि ये जो चट्टान है ये धीरे धीरे टूटने लगती है। चट्टान टूटने लगी, छोटे छोटे कणों में क्या हुआ, ये विभाजित हो गई। इसके बाद ये जो कारक थे, बाहरी कारक इसके ऊपर कार्य करते रहे, धीरे धीरे क्या है, ये छोटे छोटे कणों के अंदर धीरे धीरे तब्दील हो गई। तो यहां पर देखिए ये सब क्या है, ये बाहरी कारणों की वजह से किसी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, बाहरी कारण है। तो देखिए ये जैसे पूरी चट्टान थी, जब ये टूटकर छोटे छोटे कणों के अंदर विभाजित हो गई, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या कहा जाता है, अपर्दन। अपर्दन क्या है, अपर्दन यही है कि जैसे चट्टान के ऊपर आप देखेंगे कि भाई तापमान रात के समय काफी कम था, सुबह जैसे ही ज्यादा हुआ तो जो चट्टान थी उसके अंदर दरार आ गई। इसके अलावा कुछ मानवीय कारण भी हो सकते हैं कि भाई मानव जिस प्रकार से कहीं पर खुदाई या तोड़फोड़ करता रहता है, जानवर भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई जानवर घूम रहे हैं, या फिर हवा भी इसके ऊपर काम कर सकती है। हवा क्या कर सकती है, इन टुकड़ों को इधर से उधर कर सकती है। इसके अलावा देखिए अगर एक अन्य एग्जाम्पल ले, यहां पर आपको पता है कि जो हमारे पर्वत है यहां से क्या निकलती हैं, नदियां निकलती है पर्वतों के बीच में से। तो नदियां क्या करती रहती है कि जो पहाड़ों की घाटियां हैं, पहाड़ देखिए कितने सख्त होते हैं, लावा निर्मित हैं, बहुत ज्यादा सख्त हैं, लेकिन जो भी चट्टाने पानी के रास्ते में आती है तो चट्टानें क्या करती रहती, ये पानी क्या करता रहता है, उन चट्टानों को धीरे धीरे काट देता है। धीरे धीरे काट कर ये जो छोटे छोटे इनके ये जो कण थे चट्टानों के, इनको बहा कर ले आता है और कहीं पर साइडों में जमा कर देता है, जिससे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो देखिए यहीं पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो चट्टान है उसके ऊपर देखिए जो बाहरी कारक है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब यहां पर बाहरी कारक कौन सा है, जिस प्रकार से जल यहां पर काम कर रहा है। बड़ी सी चट्टान को उसने क्या किया, छोटे छोटे कणों के अंदर बदल दिया और उसके बाद उन्हीं कणों ने क्या किया, मैदानों का निर्माण किया। अब यहां पर देखिए बड़ी चट्टान का छोटे टुकड़ों के अंदर टूटने का जो कार्य हो रहा है, इसे क्या कहा गया है, इसे अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के बाद देखिए ये जो कण है यहां पर, ये यहां पर भी कण है और यहां पर भी क्या है, कण है। अब इन्हीं कणों को देखिए हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से अगर देखिए यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण यानी कि देखिए यहां से कणों को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या किया जाता है, किसी नई संरचना का निर्माण किया जाता है। अब कण टूटे यहां पर थे, लेकिन जल द्वारा क्या किया गया, बहा कर ले जाए गए कहीं दूर, और कहीं दूर क्या किया गया, मैदानों का निर्माण किया गया। और आगे बहा कर ले जाए गए तो क्या किया गया, यहां पर डेल्टा का निर्माण किया गया। डेल्टा के अंदर भी क्या है, यही कण है, मिट्टी के चट्टानों के यही कण है। इसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पर
एक नई संरचनाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, अपरदन है और निक्षेपण है, मैंने बता दिया। तो ये तो हमने बात की कि कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से कि ये जो लैंड फॉर्म्स है ये होते हैं। तो पढ़ा कि आंतरिक कारण है और बाहरी कारण है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्थल स्वरूप दिए गए हैं, जिसके अंदर की देखिए जो पहला महत्वपूर्ण लैंड फॉर्म दिया गया है वो क्या है, वो पर्वत दिया गया है। अब पर्वतों के विषय में आप लोग जानते हैं, देखा होगा आपने, देखिए कहीं पर धरती पर कहीं पर क्या है, प्लेन क्षेत्र हैं, वहीं आप अगर यात्रा करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो आप देखते हैं वहां पर क्या है, बड़े बड़े पर्वत है, पर्वतों से बना हुआ वो पूरी तरह से पूरा क्षेत्र है। तो देखिए यहां पर बात करते हैं पर्वतों की। तो पर्वतों की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि ये क्या है, कोई पर्वत है। अगर इसकी ऊंचाई देखिए, अगर इसकी ऊंचाई को हम मेजर करते हैं तो इसकी ऊंचाई अगर देखिए 600 मीटर 600 मीटर तक रहती है तो इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, पहाड़ी कह दिया जाता है। अगर इसकी ऊंचाई अगर बात करें 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर से आप देख रहे हैं कि यहां पर इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 600 मीटर से ज्यादा है, तो इसी चीज को क्या कह दिया जाता है, इसे पर्वत कह देते हैं। अब पर्वतों के बारे में देखिए, जो इनका आधार है, यहाँ पर जो आधार है जहां से ये भूमि से टच हो रहे हैं, वो देखिए क्या है, वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। जबकि इनके शिखर की बात करें, शिखर यानी कि जो ऊपर का पॉइंट है, तो शिखर जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। और देखिए अगर ऊंचाई की बात करें, अगर इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक है तो क्या होगा कि इनके जो शिखर हैं ये क्या है, साल भर इस प्रकार से जो बर्फ है उनसे आच्छादित रहते हैं, पूरी साल यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो ये क्या है, ये हमारे पर्वत हैं। और देखिए अगर पर्वतों को उनके निर्माण के आधार पर विभाजित किया जाए तो आपकी बुक के हिसाब से 3 प्रकार के पर्वत दिए गए हैं। और वो 3 पर्वत कौन कौन से हैं वो जरा आप देखिए निर्माण के आधार पर। पहला जो पर्वत है उसको कहा गया है वलित पर्वत। कौन सा है, वलित पर्वत। तो देखिए यहां पर अब क्या है आपके पर्वत, तो पर्वत कितने प्रकार के यहां पर दिए गए हैं आपकी बुक में। तो देखिए पहला जो है वो है वलित, क्या हो गया, वलित पर्वत। उसके बाद दूसरा जो है वो कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन, यानी कि जिसको ब्रंशोत पर्वत कहा गया है। पर्वत देखिए ये तो कौन सा है, फोल्डेड माउंटेन। और ये ब्रंशोत जो पर्वत है इसको क्या कहा गया है, देखिए इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और तीसरे की अगर चर्चा की जाए तो तीसरा कौन सा है, जो आपकी बुक में है वो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत, यानी कि वोल्केनो इरप्शन के द्वारा जो बना हुआ पर्वत है वो। तो पर्वत देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि पर्वत जो है वो देखिए खाली एक सिंगल भी हो सकता है इस प्रकार से, और पूरी या फिर इस प्रकार की पूरी चैन हो सकती है, जिसे कि क्या कह दिया जाता है, पर्वत श्रृंखला कह दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, बहुत सारे माउंटेन होंगे, इनको क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला इनको कह दिया जाता है। पर्वत श्रृंखला है ये, जब पर्वत बहुत सारे एक ही लाइन से जुड़े रहते हैं तो क्या बन जाता है, पर्वत श्रृंखला बन जाती है। तो देखिए यहां पर अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और वो विश्व के किस भाग के अंदर स्थित हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर देखिए अगर बात करें वलित पर्वत की, तो जो वलित पर्वत है जिनको कि हम क्या कह रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन कह रहे हैं। तो इनका निर्माण देखिए कैसे होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्लेटों की गति की वजह से क्या हुआ है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है। तो देखिए जैसे कि अगर बात करें हिमालय के बारे में, तो पहले क्या था, देखिए 2 प्लेटें इस प्रकार से थी। किसी भी पर्वत की बात कर लीजिए, हिमालय की नहीं, किसी की भी आप कीजिए,
जो जिसको क्या कह रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन। तो देखिए मान लीजिए ये प्लेट ए थी और ये क्या है, प्लेट बी है। तो ये जो बीच की खाली जगह है, तो यहां पर क्या हुआ करता है, यहां पर होंगे क्या, आपके पानी रहेगा, यानी कि महासागर रहेंगे। जब प्लेटें देखिए एक दूसरे से दूर जाती है, मान लीजिए यहां भी तो कोई प्लेट होगी, इस तरफ भी कोई ना कोई प्लेट होगी, तो अगर ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ यहां पर बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि भाई ए वाली प्लेट तो दूर जा रही होगी और सी की गति कोई भी हो सकती है। अगर सी यहां पर जा रही है तो बीच में क्या है, यहां पर महासागरों का निर्माण होगा। अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी तो यहां पर पर्वतों का निर्माण होगा। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से ये ए प्लेट है, ये है बी। तो यहां पर क्या है, जैसे अगर हिमालय के संदर्भ में देखें तो देखिए क्या था कि भाई यहां पर बहुत सारी नदियां भी तो बहती है स्थल पर। तो नदियां क्या करती है, समुद्र में जाकर गिर जाती है। और नदियां देखिए अपर्दन के द्वारा, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के जो रूप है, जिनको चट्टानों को काट छाट कर अपर्दित कर दिया जाता है, अपर्दन के द्वारा यहां पर क्या लाती है, बहुत सारा मिट्टी, कण, चट्टानों के टुकड़े, इस प्रकार का मलबा बहाकर लाती है और इस प्रकार से समुद्र के अंदर जमा करती रहती है। तो बहुत ज्यादा मलबा यहां पर जमा हो गया। उसके बाद देखिए ए और बी जब दोनों आपस में टकराती हैं, कोई एक दिन की ही घटना नहीं है, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों समय का वर्ष लग सकता है इसके अंदर। तो देखिए जैसे ही ये दोनों चीज आपस में टकराई, तो यहां पर क्या होगा, टकराने की वजह से ये जो मलबा है ना, वो यहां से इस प्रकार से निकल आएगा और ये जो निकलेगा इस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में, इसी को ही क्या कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का जो निर्माण है वो इसी प्रकार से होता है। कौन से माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन इस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि भाई फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हिमालय। हमारा जो हिमालय है वो क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो माना जाता है कि देखिए जो अन्य फोल्डेड माउंटेन है ना, वो फिर भी क्या है, बहुत ज्यादा पुराने हैं, लेकिन जो हिमालय है हमारा वो क्या है, नया है अभी, उसको क्या कहा जाता है, यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा हम मैप बनाकर छोड़ देते हैं विश्व का, जिसके अंदर के हम क्या करते रहेंगे, अभी जो भी हम पढ़ेंगे माउंटेन वगैरह उनकी लोकेशन देखते रहेंगे, ताकि क्या हो, आपको पूरा आइडिया आ सके। तो देखिए इस प्रकार से हम एक रफली बना देते हैं अपना विश्व का मानचित्र। कल देखिए मैंने ये बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो क्या है, वो यहां से नहीं गुजरता। मैंने उत्तरी अमेरिका से बना दिया था, तो वो यहां से नहीं गुजरता। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहां पर देखेंगे इस प्रकार से, तो ये क्या है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उसके बाद देखिए अभी तो मैं वैसे ही बना देता हूं, ये क्या है, यूरोप है, और यहां पर है एशिया, और इस प्रकार से यहां पर देखिए हमारा भारत देश स्थित है, ये श्रीलंका है इस प्रकार से, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर देखिए अगर यंग फोल्डेड जो हमारे माउंटेन है, जिसको कि हमने क्या कहा अभी, हिमालय, तो यहां पर देखिए जो हिमालय है वो इस प्रकार से स्थित है। तो क्या हो गया यहां पर, हिमालय, ये क्या है, हिमालय पर्वत है। उसके अलावा देखिए कोई दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है यहां पर अफ्रीका के अंदर, ये क्या है, इसको एटलस कहा जाता है, ये एटलस है। उसके अलावा देखिए यहां पर उत्तरी अमेरिका के अंदर यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है। एक मिनट में दूसरा मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो देखिए ये यहां पर इस प्रकार से, ये क्या है, ये रॉकीज जो है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। उसके अलावा यहां पर कल हमने पढ़ा था, यहां पर क्या है, एंडीज, ये क्या है, एंडीज, और ये क्या बताया अभी मैंने, रॉकी, रॉकी है, ये एंडीज है, ये एटलस हो गई। और यहां पर हमने पढ़ा था क्या है, यूराल, यूराल पर्वत है। और यहीं पर देखिए क्या है,
एक अन्य अभी नाम आएगा तब देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये अभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके बारे में कि अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो हमारा हिमालय है ये किस प्रकार का पर्वत है, इसको क्या कहा जाता है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। जो एंडीज पर्वतमाला है ये भी क्या है, फोल्डेड माउंटेन का ही प्रकार है। तो इनका जो निर्माण है वो देखिए इस प्रकार से हुआ है। तो ये तो क्या हो गया हमारे फोल्डेड माउंटेन, यानी कि जो अभी हमने पढ़े हैं फोल्डेड माउंटेन। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन या फिर ब्रंसोत पर्वत जिनको कहा जाता है, वो ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन के अंदर क्या होगा, देखिए जो हमारी भूमि है इसके अंदर क्या होगा कि भाई पहले तो जैसे कि यहां पर कोई दरार आएगी यानी कि कोई भ्रंश पड़ेगा, उसके बाद जो भारी क्षेत्र होगा वो नीचे की तरफ धंस जाएगा और जो हल्का रहेगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसकी वजह से देखिए किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो देखिए मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारी भूमि है पहले, तो यहां पर क्या है, मान लीजिए कि एक भ्रंश यहां पर पड़ा, एक भ्रंश यहां पर पड़ा यानी कि दरार। उसके बाद देखिए यहां पर ये टुकड़े हो गए इस प्रकार से ए बी सी। तो देखिए ये जो बी, ये ए और सी जो है ये क्या हुए, बहुत भारी है और इसकी वजह से ये नीचे की तरफ गति करने लगे। ये बी हल्का है, ये देखिए यहीं पर है मान लीजिए, तो ये यहां पर है तो ये नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। और क्या है, ये खुद भी गति करके थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है। तो इसकी वजह से देखिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से दिखाई देगी हमें। ये तो ए हो गया, ये बी इस प्रकार से ऊपर नजर आएगा, फिर है सी। तो इस प्रकार से भी क्या है, ये जो यहां पर एक नए पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये कौन सा पर्वत का एग्जाम्पल है, ब्रंसोत इसको पर्वत कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहां पर देखिए जैसे कि एक अन्य इसकी स्ट्रक्चर है इस प्रकार से कि एक टुकड़ा मान लीजिए ये ऊपर की तरफ आया है, जो बी है वो नीचे की तरफ गया है और जो सी है ये ऊपर की तरफ आ गया है। तो ए और सी जो बने हैं ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन कहलाएंगे। ए और सी क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। इसके बाद देखिए ये टुकड़े जो ऊपर की तरफ उठे हैं ए और सी, इनको क्या कहा जाएगा, उत्खंड कहा जाएगा, उत्खंड कहेंगे। और इसकी वजह से देखिए जो ये पार्ट नीचे गया है, जो नीचा रह गया है, ये जो घाटी बनी है इसको क्या कह देते हैं, इसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। ये क्या बन गई, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे भारत में क्या है कि देखिए भारत के अंदर यहां पर देखिए ये क्या है, ये विंध्य पर्वत है, उसके बाद नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। तो ये दोनों क्या चीज है, ये ब्लॉक माउंटेन के ही एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल की बात करें ब्लॉक माउंटेन की तो क्या है, एक तो है विंध्य पर्वत और दूसरा है हमारा सतपुड़ा। तो ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन के प्रकार हैं। तो देखिए जैसे कि इस प्रकार से है, मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, विंध्य पर्वत है, बीच में एक घाटी है जो कि इसका नीचे जाने की वजह, जमीन नीचे जाने की वजह से बनी है, जिसको कि क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहा जाता है। दूसरी तरफ क्या है, ये सतपुड़ा, ये है सतपुड़ा और ये क्या है, विंध्य। तो यहां पर देखिए जो बीच की घाटी है यहां पर क्या है, एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कि क्या कहते हैं, नर्मदा नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी है यहां पर। और पूछा जाए कि जो नर्मदा नदी की जो भ्रंश घाटी है वो किन किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है, तो एक तरफ तो आपका क्या है, विंध्य पर्वत और दूसरी तरफ क्या है, सतपुड़ा है। तो ये दोनों क्या है, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए तीसरे अगर उसकी बात करें, तीसरा जो पर्वत था वो किसके द्वारा बन रहा था, वो बना है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, वोल्केनिक जो एक्टिविटी है उसके कारण निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी के बारे में आपको पता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो देखिए क्या है, पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और लावा क्या है कि जो चट्टाने हैं पृथ्वी के नीचे
बहुत अधिक तापमान की वजह से जो चट्टानें हैं वो पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, और जो उनका पिघला हुआ रूप जब पृथ्वी से बाहर आता है ज्वालामुखी के रूप में, तो देखिए उसे ही क्या कहते हैं, लावा कह दिया जाता है। अब जब ये लावा देखिए ठंडा होता है तो ये क्या है, जम जाता है और एक पर्वत के रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार से मान लीजिए ये क्या है, कोई ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी में जब देखिए यहां पर इस प्रकार से विस्फोट होगा तो क्या निकलेगा, लावा बहकर निकलेगा, और ये जो लावा है ये क्या करेगा, जब ठंडा हो जाएगा तो एक पर्वत की संरचना धारण कर लेगा, इससे पर्वत बन जाएगा, ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत कह दिया जाएगा। और देखिए अगर ये लावा जैसे बहता हुआ कहीं पर जैसे भूमि पर अगर जमेगा तो देखिए यहां पर जैसे जो भूमि का तल रहेगा वो तो नीचे रहेगा, जो लावा जमेगा जाहिर सी बात है कि भूमि के ऊपर जमेगा, तो इस प्रकार से जो लावा यहां पर जम जाएगा उसको ही क्या कह देते हैं, उसको पठार भी कह दिया जाता है, लावा निर्मित पठार हो जाते हैं वो। तो इस प्रकार से देखिए ज्वालामुखी से जो पर्वत बना उसको क्या कह दिया गया, उसको क्या कह दिया गया, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत कह दिया जाता है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए अफ्रीका के अंदर एक तंजानिया नाम की जगह है, यहां पर क्या है, माउंट किलिमिंजारो। माउंट किलिमिंजारो जो है वो इसका एग्जाम्पल है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत का। उसके अलावा देखिए आप देखेंगे अगर यहाँ जापान जो है वहां पर जो है फ्यूजियामा जो पर्वत है उसका निर्माण भी किसके द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी की एक्टिविटी के द्वारा ही निर्माण हुआ है। तो ये तो क्या था, पर्वत थे। इसके अलावा देखिए पर्वत के बारे में दिया गया है कि पर्वत के महत्व क्या क्या हैं। तो पर्वत देखिए क्या है महत्व इनका, तो देखिए ये ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं और यहाँ पर क्या है, समतल जमीन भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जीवन है वो क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जीवन यहाँ जीते भी हैं, अगर भाई डेली जरूरतों के लिए अगर यहाँ पर कृषि करनी है तो वो भी क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखिए थोड़ी बहुत मात्रा में कृषि की जाती है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं की जाती जितनी की मैदानों में की जाती है। तो और यहाँ पर देखिए कई एक्टिविटी भी दी गई है कि भाई पैराग्लाइडिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, की जा सकती है। जो टूरिस्ट हमारा जो उद्योग है वो इन पर्वतों के अंदर काफी पनपा है। उसके अलावा देखिए अगर पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि हमने बात की हिमालय की, तो देखिए जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई का हमने कल जिक्र किया था। 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो देखिए इतनी ऊंचाई के जो यहाँ पर जो चोटियां हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ सदा जमी रहती है हमेशा, और यहाँ पर क्या है कि बर्फ की देखिए नदी भी पाई जाती है, बर्फ से बनी हुई नदी पाई जाएगी, जिसको कि भाई हिम नदी बोलेंगे, हिम नदी या फिर हिमानी भी कह दिया जाता है, या फिर इसी को ही क्या कहते हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, यही है जो जमी हुई नदी रहती है ऊंचे पर्वतों के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है, हिम नदी, हिमानी या फिर ग्लेशियर। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो देखिए पर्वत हैं वो क्या है, पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ पर पानी क्या रहता है, जमा रहता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पहाड़ों के अंदर क्या है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो पानी है सिंचाई वगैरह में काम में लिया जा सकता है। उसके अलावा जो हिमालय वाला जैसे जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर क्या है, हमें जैसे भाई पेड़ पौधों से कीमती लकड़ियां मिलती हैं, जैसे कि देवदार हो गया, इस प्रकार की कोई भी लकड़ियां। और देखिए जो जड़ी बूटियां रहती है, फ्लोरा और फ्यूना, इसके लिए भी क्या है, ये प्रचुर दशाएं प्रदान करती हैं। ये जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जो, तो यहाँ से क्या है, जड़ी बूटी वगैरह भी विस्तारित रूप से प्रदान की प्राप्त की जाती है। तो ये तो क्या हुआ, पर्वत के बारे में हुआ, और इनके जो महत्व थे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट है पठार। तो अगर पठार की बात करें तो पठार का निर्माण देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एक लावा के द्वारा यहाँ पर पठार का निर्माण किया गया था। तो देखिए जो पठार होते हैं तो ये क्या है, ये देखिए जो हमारी मान लीजिए पृथ्वी का ये तल है, पृथ्वी की ये सतह है, तो इस सतह से तो ये क्या होंगे, इस प्रकार से
ऊपर उठे हुए होंगे, लेकिन इनका जो ऊपर का किनारा है वो पहाड़ियों की तरह क्या होगा, शंकुआकार नहीं होगा, एक समतल जगह ही होगी। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, ये पठार की समतल जगह है। यहां पर ये ऊपर से क्या है, समतल है। और साइडों में आप देखेंगे कि क्या है, यहां पर तीव्र ढलान भी हो सकता है भाई, खड़ा ढाल भी हो सकता है, या फिर धीरे धीरे स्लोप भी हो सकता है। तो इस प्रकार की संरचना होगी। और जमीन से देखिए ये काफी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं भाई, 600 मीटर से लेकर इनकी ऊंचाई कितनी भी जा सकती है, यानी कि 200 मीटर आप मान लीजिए। जो मैदान होते हैं वो क्या माना जाता है कि 200 मीटर से ज्यादा ऊंची भूमि नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैदान कह देते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि 200 मीटर से ज्यादा की भूमि है वो क्या करती है, पठारों का निर्माण कर देती है। तो ये पठार हो गए। अगर बात की जाए कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है उसका क्या नाम है, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का जो पठार है वो क्या है, विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचा पठार है। इसको पामीर का पठार भी कह देते हैं, इसको संसार की छत भी कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो देखिए कितनी है, 4000 मीटर से लेकर कितनी है, 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है लगभग। कौन सा है, तिब्बत का पठार। इसके अलावा देखिए अगर पठार, तिब्बत का पठार की लोकेशन क्या है, जो हिमालय हमने देखा था इसको जो पार करके क्या है, तिब्बत का पठार है। तो ये तिब्बत का पठार हो गया। इसके अलावा देखिए जो भारत का ही क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या है, ये छत्तीसगढ़ वगैरह ये राज्य है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है। उसके अलावा देखिए गुजरात से जो नीचे का है ये क्या है, ये क्या है, यहां पर दक्कन का पठार कह दिया जाता है। तो पठार के देखिए तिब्बत का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि भाई जैसे ये जो दक्कन का पठार है ये क्या है, लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित। जिस टाइम पे देखिए हिमालय का निर्माण हुआ था, जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही थी, तो वहीं पर क्या है, बीच में जैसे एक भ्रंश पड़ गया था, दरार थी, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ लावा था वो यहां से निकला। और उसके बाद जो हमारे भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र यहां पर फैल गया था, तो उसी की वजह से क्या हुआ, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। अब देखिए चूंकि लावे से निर्मित है, लावा कहां से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से, पिघली हुई चट्टानों से। तो ये क्या चीज है, बहुत ज्यादा खनिजों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अंदर क्या होंगे, इस पठार के अंदर एक से बढ़ के एक खनिज तत्व यहां से मिलेंगे। जैसे कि यहां से देखिए छोटा नागपुर का पठार है या ये है, तो जैसे छोटा नागपुर के पठार का एग्जाम्पल ले तो देखिए मुख्य रूप से कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा। इसके अलावा जैसे अभ्रक वगैरह ये सब चीजें यहां से, मैग्नीज वगैरह सब चीजें यहां से निकाली जाती है छोटा नागपुर के पठार से। ये मैंने बताया दक्कन का जो पठार है लावा से निर्मित है। जब इन चट्टानों का अपरदन होता है, जब टूट फूट होती है, तो उससे क्या है, छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है। तो इसी के चलते क्या है कि जो लावा निर्मित जो पठार है, इसी के अपक्ष से क्या होगा कि काली मिट्टी का यहां पर निर्माण होता है। काली मिट्टी जो कि क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहां पर जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कपास की जो खेती है वो क्या की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो कपास के लिए बहुत अच्छी है। ये सब चीजें याद रखनी है, आपको पूछी जाती है। तो ये तो देखिए किसके बारे में हो गया, पठार के बारे में है। तो इतना ही है बस इंपॉर्टेंट जो है पठार के अंदर। एक चीज और ध्यान रखिए कि भाई कई क्या है कि जब जैसे पर्वत पढ़ाए थे मैंने, तो जो सबसे ऊंचा पर्वत है पृथ्वी के ऊपर वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक के अंदर कि देखिए एक अन्य पर्वत है जो कि क्या है, समुद्र के अंदर स्थित है, समुद्र के अंदर है, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10,000 मीटर से भी ज्यादा है। 10,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई है। तो अगर उसका नाम करें, नाम बताएं उसका क्या है, तो मोनाकी पर्वत है। मोनाकी पर्वत है जो कि
हवाई द्वीप के ऊपर स्थित है, समुद्र के अंदर उसकी ऊंचाई इतनी है। तो ये पर्वत भी हो गए हमारे। उसके अलावा हमने पठार भी देखा। तो पठार के फायदे आप समझ गए हैं क्या क्या, जो अभी मैंने बताए हैं कि भाई खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके अलावा जो लावा निर्मित पठार होते हैं वो काली मिट्टी के जन्मदाता होते हैं, और यहाँ पर क्या है कि फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो दूसरी हमारी स्थलाकृति है, स्थल का स्वरूप है, जिसका कि नाम क्या है, उसका नाम है देखिए मैदान। तो मैदान की अगर बात करें तो भाई कोई ऐसे भूभाग जो कि हमारे पृथ्वी की सतह से 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई ना रखते हो, तो इनको क्या कहेंगे, मैदान। तो मैदान जो है वो देखिए एकदम प्लेन भी हो सकते हैं, थोड़े से उबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, लेकिन ऊंचाई जो है वो क्या है, 200 मीटर से ज्यादा की ना हो। तो मैदानों का निर्माण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा किया जाता है। जब नदियां बहकर पहाड़ों से नीचे आती है तो चट्टानों का क्या है, अपरदन कर कर ले आती है, और यही जो अपरदित कण है, जो मिट्टी है, क्या करती है, दूर दूर तक फैला दी जाती है, और यहीं से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो देखिए महत्वपूर्ण अगर मैदानों की बात करें भारतीय मैदानों की, तो देखिए जो गंगा नदी का मैदान है, या गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, तो ये दोनों नदियां मिलकर क्या करती है, भारत के अंदर एक विस्तृत मैदान का निर्माण करती है। और देखिए यहां पर जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, ये क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और यहां पर जो फसल है वो अच्छी तरह से पैदा होती है। तो इसी के चलते क्या होता है कि जो मैदानी क्षेत्र है, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर तुलना करें पठारों से या फिर किससे, पर्वतों से, तो देखिए बहुत ज्यादा अंतर है। पहाड़ियों पर जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है, जबकि आप मैदान पर देखेंगे तो हर प्रकार की फैसिलिटी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, या भाई कोई भवन निर्माण ही आपको करना है, तो ये सब प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। इसी की वजह से क्या है, जो जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे तो सर्वाधिक कहां पर रहता है, मैदान के ऊपर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन मैदानों का निर्माण होता है, और यहाँ पर लोग क्या है, रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी जो लाइफस्टाइल है लोगों की यहाँ पर ज्यादा आसान रहती है। तो एक ये चीज है मैदानों के बारे में। और मैदानों की इंपॉर्टेंस बस यही है कि भाई समतल है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब फैसिलिटी है, तो यहाँ पर क्या है, आसानी से रहा जा सकता है। तो देखिए अगर भारत की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बता दिया मैदान, ठीक है, जैसे गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, कई प्रकार के मैदानों के भाग हैं। तो ये सब किससे निर्मित है, नदियों द्वारा निर्मित रहते हैं। उसके बाद देखिए अन्य, देखिए कोई चीज रह तो नहीं गई है टॉपिक में, तो देखिए मेरे ख्याल से इतना ही है बस जो इंपॉर्टेंट था। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप क्या करें, डिटेल से समझने की कोशिश करें। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।